नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मैनपुरी में आज द्वितीय चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम तक चलेगी। हालांकि चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली। खुद जिलाधिकारी मैनपुरी महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी मैनपुरी अविनाश पांडे लगातार क्षेत्र में भारी पुलिस बल को साथ लेकर जनपद की सभी संवेदनशील बूथों की निगरानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी मैनपुरी का कहना है कि हमारी पूरी टीम ने इसको लेकर गहन समीक्षा की है। चुनावों को चुनावों की तरह ले, झगड़ा बिल्कुल ना करे। लगातार पुलिस का मूवमेंट ऐसे बूथों पर किया जा रहा है। पूरे शहर को 24 जोन और 122 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं कोविड को ध्यान में रखते हुए हमारी सभी कार्मिकों को कोविड से बचाव के लिए जरूरी चीजें दी गई है और कहा गया है कि कोविड के नियमों का पालन करें। वहीं एसपी मैनपुरी अविनाश पांडे का कहना है कि ये पूरे जनपद अति संवेदनशील माना जाता रहा है। पूरे जनपद को हमने ग्रिड पैटर्न पर बांटा है। हर जोन में जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी हैं। थाना मोबाइल भी बनाई गई है। जिले पर 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। हर ब्लॉक पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। ऐसे बूथ जो अति संवेदनशील प्लस है, वहां पर्याप्त पुलिस बल मौजूद लोगों को कड़े शब्दों में बता भी दिया है। एसपी मैनपुरी ने इन चुनावों को लेकर मूल मंत्र जारी की, चुनाव लड़ें किंतु लड़े ना चुनाव में। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई से लेकर संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई? प्रशासन ने, हमने, कप्तान साहब ने, हमारी टीम, एडीएम, एएसपी, समस्त एसडीएम, सीओ, सीडीओ सभी ने मिलके बैठ के कई राउंड बैठे हैं। समीक्षा की गई है, गांव-गांव बैठ के की गई है। लोगों को समझाया गया है कि चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरह लें, झगड़ा नहीं करें आपस में। और जहाँ ऐसे बूथ हैं वहाँ चिन्हित करके आवश्यक फोर्स लगाई गई है और लगातार टीम्स का मूवमेंट हो रहा है। कहीं पर पुलिस फोर्स जा रही है, कहीं पर एसडीएम, सीओ जा रहे हैं, कहीं पर हम और एसपी साहब जा रहे हैं, कहीं एडीएम, एसपी जा रहे हैं। तो हम लोग पूरा मूवमेंट पे हैं। 24 जोन हैं और 122 सेक्टर हैं। सर, कोविड को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से इंतजाम हैं यहाँ पे? सभी जितने हमारे कार्मिक हैं सबको मास्क वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब उपलब्ध कराई गई हैं और यही सबसे कहा गया है कि कोविड नियमों का पालन करें। देखिए, पूरा जनपद, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये थोड़ा संवेदनशील जनपद माना जाता रहा है, पूरे जनपद को हमने ग्रिड पैटर्न पे बांटा है। उसमें जैसे कि डीएम साहब ने बताया कि 24 जोन और 122 सेक्टर हैं। हर जोन में जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके साथ में पुलिस बल है। सभी के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं। उसके अलावा थाना मोबाइल बनाई गई हैं, एक्स्ट्रा मोबाइल्स बनाई गई हैं। उसके अलावा जितने भी अधिकारी हैं वो सभी आज मोबाइल हैं। हमारा कंट्रोल रूम, पुलिस का कंट्रोल रूम, डीएम साहब का कंट्रोल रूम और सीडीओ ऑफिस में एक कंट्रोल रूम फंक्शनल है। हर ब्लॉक पे एक कंट्रोल रूम है जिसके नंबर हम लोगों ने पहले से ही प्रचार कराए हैं। हर गाँव में, जैसे कि ये गाँव है, अति संवेदनशील प्लस बूथ उनको बनाया गया है जहाँ पिछली बार कोई भी समस्या रही थी। ऐसे बूथों में पर्याप्त फोर्स भी दिया गया है। ऐसे बूथों में मीटिंग भी की गई है। मीटिंग करके ये हमने एक मूल मंत्र सभी को समझाने का प्रयास किया है कि चुनाव लड़ें पर लड़ें ना, और जो भी पाबंदी की कार्रवाई है, शांति भंग की कार्रवाई है, वो सभी जगह की गई है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो किस तरीके की कार्रवाई हम? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार की मतपेटिका से या मत प्रक्रिया में यदि कोई भी बाधा पहुंचाई जाती है तो उसमें जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है, एनएसए से लेकर संपत्ति की कुर्की तक, वो सभी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में महोबा जनपद में एक प्राचीन कुंड में तैरता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पीआरवी 1254 और शहर कोतवाली पुलिस ने कुंड से शव को निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाकाई लोगों का और प्राचीन मंदिर में पुजारी का कहना है कि कुंड में तैरता हुआ शव कुछ घंटे पहले का है और आत्महत्या है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब जो है 2 बजे करीब पर मामला है। दिन में 2 बजे को? अच्छा, क्या कुछ पता चल पाया है कि कैसे गिरा या कैसे? ये कुछ मालूम नहीं है। मैं यहाँ से थोड़ी सब्जी लेने आया तालाब में, और वहाँ से जब सब्जी लेकर के आया हूँ तालाब से, तो मुझे गाड़ी रखी मिली। बाद में मैं अपने जो है तखत पर थोड़ी लेट गया कि क्या पता गाड़ी बहुत सी आती है यहाँ। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद जो है एक लड़का निकला, उसने बोलो बाबा जी यहाँ कोई आदमी लगा है। तो मैंने जो है जब देखा तो वहाँ लगा था, तो फिर मैंने 100 नंबर को फ़ोन किया और जो है फिर थाना अध्यक्ष को किया। सब महोबा कस्बे के प्रदीप साहू, जिनके परिवारजनों ने बताया है कि 7-8 सालों से इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इनकी दवा चल रही थी, डिप्रेशन में रहते थे। आज ड्यूटी के लिए वहाँ जिला अस्पताल में निकले थे। पता चला कि सूरज कुंड में, रहेलिया के पास सूरज कुंड है, उसी में डूब करके इनकी मृत्यु हो गई है। पंचनामा
पंचायतनामा भर करके पीएम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की चेन को तोड़ने और लोगों को घरों में रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने 6 दिन के कर्फ्यू का ऐलान किया है ताकि जनता घर में ही रहे और वायरस ना फैले। इसी के मद्देनजर एमसीडी भी अपनी पूरी टीम के साथ कोरोना की वेव को रोकने के लिए पूरे दमखम के साथ फिर कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी को अंजाम दे रही है। आज सोमवार की सुबह से ही एमसीडी के वार्ड 82 की कांग्रेस की निगम पार्षद और कर्मचारियों ने मिलकर वार्ड के इंद्रलोक, तुलसी नगर, चप्पल मार्केट, बी ब्लॉक, सुभद्रा कॉलोनी को सैनिटाइजर करने का काम किया जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। निगम पार्षद प्रेरणा सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम का पूरा स्टाफ वार्ड घर घर जाकर के इलाकों को सैनिटाइज करने का भी काम कर रहा है जिससे कि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जब तक जरूरत ना हो घरों से बाहर ना निकलें और जरूरी होने पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। पार्षद ने जनता से कहा कि कोरोना को हराने में हमारी और सभी की मदद करें। प्रेरणा सिंह ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी और चुनाव जीतने में सारा पैसा खर्च कर दिया है। अब दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मोदी जी को चुनाव और केजरीवाल जी को अपनी खुद की राजनीति और ज्यादा पसंद है। चप्पल मार्केट को हमने सैनिटाइज करवाया है। सुबह हमने सुभद्रा कॉलोनी को सैनिटाइज करवाया था। उसके अलावा छोटी मशीनें लेके हमारे वॉलंटियर्स और हमारा नगर निगम का स्टाफ घर घर जाके गली गली जाके सैनिटाइज कराने का काम कर रहा है। और इस कोविड-2 की जो लहर है ये कोविड-1 से भी ज़्यादा खतरनाक है। बच्चों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, सबको ही अपनी चपेट में ले रहा है। हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहें, जब तक अति आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और हमेशा मास्क पहन कर रखें क्योंकि कोविड-2 का वायरस हवा में है और इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय मास्क पहन कर रहना है। और मैं आपकी सभी की सुरक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती हूँ और सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि आज रात से पुनः सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस लॉकडाउन का पूरी शिद्दत के साथ पालन करें। इस क्षेत्र की निगम पार्षद होने के नाते मैं आपके साथ हूँ। जितनी मेरे अंदर ताकत है, जितने मेरे पास साधन है, वो सब इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित है। मैम, पहले वीकेंड लॉकडाउन और अब 1 वीक का कर्फ्यू, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, सरकार के पास कोई और चारा नहीं रह गया है। सरकार ने सब्सिडी में, चुनाव जीतने में दिल्ली का सारा पैसा बर्बाद कर दिया, जिसके कारण आज उनके पास हॉस्पिटल में इंतजाम के लिए पैसा नहीं है, वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है। पूरी बदहाली की जिम्मेदार पूरी तरीके से केजरीवाल और मोदी सरकार है। मोदी जी को चुनाव ज़्यादा प्रिय है और केजरीवाल जी को अपनी खुद की राजनीति, अपने खुद के होर्डिंग लगाने का ज़्यादा शौक है, जिस कारण आज दिल्ली के ये हालात हुए हैं। मैम, देखा जाए जैसे ही 1 वीक के लिए कर्फ्यू का अनाउंस हुआ, वैसे ही जितनी भी वाइन शॉप हैं, शराब के ठेके हैं, सभी पे बेतहाशा भीड़ हो गई है, जिसमें ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है और ना ही मास्क लगाया जा रहा है। देखिए, केजरीवाल जी को सिर्फ अपने रेवेन्यू से मतलब है। वो जानते हैं कि शराब से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। चाहे इस रेवेन्यू के लिए वो दिल्ली की जनता की जान जोखिम में डाल दे, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। वीकेंड कर्फ्यू के बाद कोरोना के बढ़ते मरीजों पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए 3 मई तक पूरे प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है, जिसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बंद रखे गए हैं। यानी कि मोटे तौर पर वीकेंड कर्फ्यू के ही समान है। फिर भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। 2 दिन बाद खुले बाजार में भीड़ उमड़ी, जिसके चलते बाजारों में अफरा तफरी का माहौल रहा। तो दुकानदारों ने अपने सामानों के भाव भी बढ़ाकर मुनाफाखोरी की, तो वहीं कई ग्राहकों को दुकान के अंदर लेकर ही शटर नीचे कर सामान दिया जा रहा है। यानी कि यूं कहें कि लोग अपनी लापरवाही से कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी सूचना प्रशासन को लगते ही एसपी अनिल कुमार और जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने दौसा शहर का भ्रमण किया और करीब आधा दर्जन से अधिक दुकानों को 72 घंटों के लिए सीज कर दिया। इस अवसर पर लालसोट रोड, मानगंज, नया कटला मंडी रोड पर कार्रवाई की गई। दौसा जिला कलेक्टर ने कहा कि अभी भी समय है, बहुत जरूरी कार्य होने पर निकले क्योंकि वह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें बचाव ही उपचार है और कहा मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। वहीं पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने आम जनता से अपील भी की कि जान से ज्यादा कोई भी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में ही रहें।
क्योंकि बाहर निकलने के बाद आप घरों में जाएंगे तो वायरस साथ लेकर जाओगे। इससे बढ़िया है कि अपनी और अपनों की जान बचाएं और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। और दुकानदारों से भी उन्होंने कहा कि किसी भी सामान की कोई कमी नहीं है, वाजिब दाम भी लें और मुनाफाखोरी नहीं की जाए। शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, दौसा उपखंड अधिकारी संजय गोरा, पुलिस सीओ दीपक शर्मा, दौसा कोतवाल महावीर प्रसाद सहित नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ये मार्केट में थोड़ा इसमें अनियमितता को जो भी है इसको कंट्रोल करने के लिए एक राउंड लिया है, अभी एक ड्रिल निकाली है, इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। आगे जितना भी ये दौसा शहर का भी थोड़ा ये मेन मंडी एरिया में घूमे और जो भी सूचना मिल रही है और अगर कोई भी और सूचना है और आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहेंगे कि इसको समझिए, ये इनके स्वास्थ्य के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सरकार ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है। इनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को खुद घर के अंदर रहना चाहिए। अनावश्यक रूप से किसी भी कमोडिटी को या फिर गेहूं चावल इनको होल्ड ना करें। पर्याप्त मात्रा में हर जगह खाद्य पदार्थ अवेलेबल हैं। ऐसा कोई भी भ्रम ना फैलाएं कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ होंगी, सब अवेलेबल है। धीरे धीरे लें, एक तरीका होता है हर चीज़ का। ये आगे हालात और सुधारने के लिए प्रयास कर रही है सरकार, इनका पूरा कोऑपरेट करें। कल तक सबकी संख्या अचानक ऐसा क्या? नहीं, ये तो इसमें इन्फोर्स कर रहे हैं। एक बार सुबह से इसमें जो रात में आदेश निकाले हैं उसके एक एक करके सबकी पालना करेंगे और इंश्योर करेंगे अभी अगले आधे घंटे में और भी इसकी सख्ती से पालना हो। तो 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना होगा कि ये पखवाड़ा गवर्नमेंट ने लागू किया है। गवर्नमेंट की भी अभी कोई कंप्लीट लॉकडाउन की मंशा नहीं है, हम उस स्टेज में जा नहीं सकते। और अगर लोग नहीं सुधरेंगे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि हमारे को लॉकडाउन में भी जाना पड़े। तो आप लोगों के थ्रू मेरी आम जनता से यही अपील है कि अनावश्यक पैनिक ना करें, हर्ड मेंटालिटी, मॉब मेंटालिटी में ना जाएं। जिसको काम है, बहुत ज़रूरी काम है, आप लोग ये समझें कि अगर आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम है तो ही आप घर से बाहर निकलें। अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी जान से ज़्यादा शायद ज़्यादा प्यारी हो। अगर उसकी पालना करोगे, प्रॉपर गाइडलाइंस की पालना करोगे, तो हम लोग इस महामारी से बच पाएंगे। ऑलरेडी बहुत प्रेशर है सिस्टम के ऊपर, तो आप लोग हमारा सहयोग करें। पुलिस आपके लिए है। अनावश्यक बाज़ारों में ना घूमें और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी कमी है। तो ये जो एक थॉट, एक मेंटालिटी लोगों में होती है कि नहीं मार्केट बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किराना की, परचून की, एसेंशियल शॉप्स सारी खुली हैं। अब एक चीज़ लाने जा रही है तो 3 आदमी बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को समझना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये दोबारा बताना चाहता हूँ कि हमें मजबूर ना करें कि हम फोर्स यूज़ करनी पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है और आम लोगों के लिए ही ये जो नियम आया है वो इसीलिए आया है कि सारी एसेंशियल चीज़ खुली है। तो कृपया करके आप लोग अपने घरों में रहो और जब भी घर से बाहर निकलो तो ये सोच के निकलो कि क्या ये काम मेरी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर जाओगे तो वायरस लेके घुसोगे घर में। दतिया धार्मिक नगरी उन्नाव बालाजी में कोविड-19 के मरीज निकलते ही सख्ती में आया प्रशासन, क्योंकि यहां से झांसी समीप लगा हुआ है, जहां निरंतर बड़े पैमाने पर मरीज निकल रहे हैं। और इसी के चलते उन्नाव बालाजी के सरपंच लक्ष्मण सिंह यादव एवं सचिव नवल प्रजापति द्वारा स्वयं घूम कर लोगों को कोरोना संबंधित जानकारी दी जा रही है। साथ ही पंचायत में बाहर से आने वाले लोगों के लिए आइसोलेशन वार्ड भी बना दिया गया है। क्षेत्र में बढ़ रहे संक्रमण के चलते क्या कुछ कहा सरपंच लक्ष्मण सिंह यादव ने, देखे लोकेश मिश्रा की खास रिपोर्ट। इस प्रकार ग्राम में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो पंचायत की तरफ से क्या व्यवस्था है? सर, ग्राम पंचायत गांव में प्रचार प्रसार करा रही है जनता के बीच में कि 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क उपयोगी है, मास्क जरूर लगाएं। और ग्राम पंचायत में कोविड आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है, जहां पर पानी से लेकर स्वच्छता की हर चीज़ की व्यवस्था है। वहां पर पंखे भी लगवा दिए गए हैं। और आज गांव में मैं स्वयं जाऊंगा और घर घर मुदाली पीटूंगा और गांव की जनता को समझाऊंगा कि आप आप पॉजिटिव मरीज हैं, आप घर से बाहर ना निकलें, नातरा आप पर धारा 188 की कार्रवाई होगी। मेरा ग्राम पंचायत का जो कर्मचारी है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है, इसलिए मैं स्वयं आज मुदाली पीटूंगा। मैं सरपंच होने के नाते मैं स्वयं गांव की जनता की भलाई के लिए आज सड़कों पर निकलूंगा, घर घर जाऊंगा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां शिल्पी प्लाजा में संचालित समता साड़ी दुकान को खुली पाए जाने पर प्रशासन ने
5,000 का जुर्माना किया है। वहीं इंदौर सेव भंडार की दुकान खुली पाए जाने पर प्रशासन ने 2,000 का जुर्माना किया है। वहीं दुकान को सील भी कर दिया गया है। रीवा तहसीलदार यतिक शुक्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शिल्पी प्लाजा में समता साड़ी की दुकान एवं इंदौर सेव भंडार खुली पाई गई थी, जिसको जुर्माना लगाकर सील कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि दुकानदार द्वारा साड़ी दुकान के ऊपर मेडिकल एजेंसी भी संचालित किया गया था, लेकिन दुकानदार मेडिकल एजेंसी के नाम पर साड़ियां बेच रहा था, जिसको प्रशासन ने सील कर दिया है। सुनिए मीडिया से नायब तहसीलदार यतिक शुक्ला ने क्या कहा। ये अम्बेडकर बाज़ार में समता लेडीज़ वियर करके शॉप है एक। इनके द्वारा यहाँ पर एक ही दुकान में दो अलग अलग फर्म संचालित की जा रही हैं। एक फर्म जो है वो कपड़े की दुकान की है और दूसरी फर्म जो है वो मेडिकल एजेंसी की है। और इनके द्वारा ये किया जा रहा है कि नीचे इन्होंने कपड़े की दुकान खोल रखी है, ऊपर मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस ले रखा है। एक ही पते पर दोनों हैं और दोनों के रास्ते एक ही हैं। इसी के अधीन यहाँ पर अभी जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम उड़नदस्ता दल और लेबर ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। इनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है और साथ में इनके ऊपर चालानी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की गई है, जिससे 5,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। साथ में अन्य दस्तावेजों जो रजिस्ट्रेशन है इनका लेबर विभाग का, नगर निगम विभाग का, उसकी जाँच की जा रही है। पति पत्नी के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से बाल अपचारी को बाल सुधार गृह और बालिग हत्या के आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि शनिवार की रात्रि करीब 11:30 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खड्डा गांव में महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो पति पत्नी घायल मिले। पूछताछ में जानकारी हुई कि दंपति के ऊपर 2 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ युवक छत में पड़ा था, जबकि उसकी पत्नी छत से नीचे कहरा रही थी। घटना की जानकारी चाकू में घायल युवक पुलिस 108 और अपने ठेकेदार को दिया तो मौके पर पहुंची पुलिस उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान रविवार की दोपहर चाकू से घायल युवक की मौत हो गई, जबकि पत्नी का उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस 307 यानी कि हत्या और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पूछताछ में स्थानीय 2 लड़कों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो दोनों ने हत्या करने की बात कबूल कर ली, जिनसे हत्या में प्रयोग किया गया चाकू भी बरामद कर लिया। पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया। आपको बता दें कि अजय कुमार चौधरी पिता कंधी चौधरी उम्र 24 वर्ष निवासी पन्ना अपनी पत्नी नेहा चौधरी के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खड्डा गांव में रहकर मजदूरी करता था। पति पत्नी स्थानीय निवासी रंजन गुप्ता के निर्माणाधीन घर में कार्य करते थे और वहीं पत्नी के साथ रह रहा था। शनिवार की करीब रात 11:30 बजे 2 युवक छत में चढ़े और पत्नी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला की नींद खुल गई तो उसने शोर मचा दिया। शोर शराबा सुनकर पति की नींद खुली तो उसने विरोध किया तो उसके ऊपर ईंट से हमला कर दिया। इसके बावजूद जब उसने युवकों को पकड़ने का प्रयास किया तो ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसी दौरान पति पत्नी को बचाने पहुंची तो उसे बाल अपचारी ने छत से धक्का लगा दिया, जिससे वह नीचे गिरकर घायल हो गई। हालांकि आरोपी मौके से भाग निकले। घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से घायल अजय चौधरी की मौत हो गई, जबकि पत्नी का उपचार चल रहा है। विगत रात्रि को दो मरीजों को लाया गया है, अजय चौधरी और अनीता चौधरी, और इनके साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसमें बताया गया उनके द्वारा कि अनीता चौधरी को छत से फेंक दिया और अजय को चाकू से मारा, ऐसा उन्होंने बताया था। यहाँ हिस्ट्री दी है। तो इनमें दोनों को इलाज करके भर्ती करके उपचार कर दिया जा रहा है। हालत जो है वो अभी अच्छी नहीं है, दोनों गंभीर है। और ये अजय को चाकुओं के निशान हैं, पेट में चोटें हैं, और ऐसे ही अनीता भी कुछ कमर में दर्द बता रही थी, तकलीफ से ज़्यादा है। उसके जांच करके उपचार कर रहे हैं चिकित्सक। घटना वहाँ वो अजय नाम का जो लड़का है खड्डा में रोड किनारे काम कर रहा था, गाइड है। पता चली कि रात के कोई आके उसको चाकू से हमला कर दिया। अब पता नहीं, रात थी, 12 बज रहा था। कुछ दुश्मनी नहीं थी, लगभग 7-8 महीने से वहाँ रह रहा था वो। अगल बगल वालों का आना जाना बना रहता था। बाकी वो नाम हम बताती है, चेहरा पहचानती है लड़की।
लड़की क्या नाम है? नेहा चौधरी। और उसके पिता का? पिता को नहीं मालूम। लड़की को क्या लगा है? लड़की का नेहा चौधरी नाम है। किसको लगा है? दोनों को लगा चाहते? नहीं, उसको छत से फेंक दिया, कमर टूट गई है रीढ़ की। और वो जो लड़का है तो कम से कम 20 से चाकू लगी है। यहाँ पूरी बाहर आ गई है, ये भुजाएं आर पार चाकू घुसी है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? ये पन्ना कोनावर किसी साइड के हैं। आपके अंडर में काम करते हैं? जी। आपका नाम? विजयन साकेत। ये घटना कौन सी गाँव की? ये खड्डा रीठी खड्डा है। काहे काम कर रहे थे वो? यही घर और बन रहा है। कल रात की घटना? जी। जबकि अपना काम वहाँ महीनों से बंद था, दूसरे के अंडर में कर रहे थे, लेकिन हो गया पहले अपने नहाए आए थे। ये ग्राम खड्डा में एक मारपीट की घटना हुई थी परसों रात में, जिसकी सूचना रात में करीब 1:30 बजे प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया है और उसकी पत्नी को भी मारपीट की गई है, वो भी बेहोश है। इस सूचना पर पुलिस को तत्काल भेजा गया था, 100 नंबर से सूचना प्राप्त हुई थी और जब वहाँ पर जाके स्थिति देखी गई तो उसका पेट में चाकू लगा था और काफ़ी गंभीर था और पत्नी भी छत के नीचे धक्का दे दिया गया था उसकी, तो वो भी घायल थी और बोलचाल नहीं रही थी। दोनों को तत्काल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था। चूँकि घटना के तत्काल बाद जो जिसके चाकू लगा था, जिसका नाम की अजय उर्फ राजा चौधरी, जो कि सलेहा पन्ना का रहने वाला था, यहाँ लेबर का काम करता था। रज्जन गुप्ता का घर बन रहा खड्डा में, वहीं पर लेबर का काम करता था, वहीं रहता भी था। तो उसके द्वारा अपने जो ठेकेदार है उसको फ़ोन पर सूचना दे दी गई थी कि ऐसा ऐसा हम पति पत्नी छत में सो रहे थे, 2 आदमी आए और चाकू मार दिए हैं और ईंटा से भी मार दिए हैं, पत्नी को धक्का दे दिया और भाग गए हैं। उसके सूचना पर तत्काल 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें रात से ही अपने मुख्य तंत्र सक्रिय कर दिए गए थे और सुबह तत्काल घेराबंदी करके और स्पॉट पे विवेचना करके और बारीकी से जांच की गई। उसी दौरान ज्ञात हुआ, करीब दोपहर में 12 बजे के आसपास ज्ञात पता चला कि वो जिसके चाकू लगा था अजय, वो ख़त्म हो चुका है, जिस पर से धारा 302 बढ़ाई गई उसमें और भी मौके से जांच की गई, पत्नी का इससे पूछताछ की गई। तब उसके द्वारा जानकारी में आया कि ऐसा 2 व्यक्ति रात में आए थे करीब 12 बजे और वो दोनों पति पत्नी छत में सो रहे थे। तो उसने उसका पेटीकोट उतार करके एक जो दुबला पतला लड़का था, उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। उसी दौरान उसका पति भी जग गया और वो भी चिल्लाई, तो दोनों से मारपीट होने लगी बचाव में और जो दूसरे एक व्यक्ति था उसको चाकू मार दिया, दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी को धक्का दे दिया। ये कुल घटना हुई थी, जिस पर से मुखबिर तंत्र को लगाया गया और पता किया गया। तब ज्ञात हुआ कि 2 व्यक्ति थे खड्डा तालाब के पास रात में करीबन 8 बजे से लेकर 10 बजे तक शराब पीते हुए बैठे देखे गए थे और ये करीब 12 बजे घटना थी। वहाँ से करीब 200 मीटर का गैप है तालाब से। तो इस सूचना को मुख्य मान करके और फिर उनको राउंड अप किया गया। तो एक आदमी मिला, पहले वो स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन फिर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया और दूसरे साथी का नाम बताया, उसको भी फिर बुलाया गया, पूछताछ की गई है। उनसे उनके द्वारा प्रयुक्त शरीर में जो कपड़े थे जिनमें कि खून लगा हुआ था, जिसको भी छुपा दिया था, वो भी बरामद कर लिया गया है। जिसके चाकू से जिससे हत्या की गई थी उसको भी छिपा दिया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। दोनों को, बल्कि जिसने चाकू चलाया है उसको चाकू मारते समय उसके हाथ में भी स्वयं चाकू लग गया है, उसका भी मेडिकल कराया जा रहा है और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। हाँ, एक आरोपी है जो कि नाबालिग है और दूसरा बालिग है। और इसमें रात में ही तत्काल जैसे ही घटना की सूचना मिली थी, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था। उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सुबह पुनः उनको पूरी हालत से अवगत कराया गया। तो उनके मार्गदर्शन में और निर्देश पर अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके 10 घंटे के अंदर अज्ञात हत्या का खुलासा कर दिया। जिले का उन गांव अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ की पुरातत्वीय धरोहरों ने इसे अलग पहचान दिला रखी है। जिला मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम की ओर स्थित यह स्थान एक ऐतिहासिक नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ 13वीं शताब्दी में बल्लाल नामक राजा ने 99 मंदिर, कुएं, बावड़ी बनवाई थी।
जिनमें से आज भी कुछ मंदिर इतिहास के पन्नों पर सीना ताने अपनी मौजूदगी को दर्शा रहे हैं। इन धरोहरों का यदि संरक्षण नहीं किया गया तो इतिहास के अनूठे नमूने एक दिन खुद बिता इतिहास बनकर रह जाएंगे। इन मंदिरों में से कुछ मंदिरों के संरक्षण का जिम्मा पुरातत्व विभाग ने उठाया है, किंतु समय के साथ किए जा रहे ये प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि ऊन एक पुरातत्वीय नगरी है और यहाँ 13वीं शताब्दी के पाषाणी मंदिर विद्यमान हैं, जिन्होंने इस ऊन को एक अलग ही पहचान दिलाकर रखी है। जहाँ तक बात करें हम इस चौबारे डेरे की, तो ये भी उस समय की कलाकृति का बहुत बड़ा नमूना है, जहाँ आकर लोग उस समय की कला संस्कृति को जान और पहचान सकते हैं। अब इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर के भी पिलर वगैरह जीर्ण शीर्ण होने लगे हैं और मंदिर कई स्थानों से जीर्ण शीर्ण होकर टूट रहा है। अब आवश्यकता है इनके संरक्षण की। पुरातत्व विभाग ने कुछ मंदिरों के संरक्षण का जिम्मा संभाला है, किंतु कहीं न कहीं कुछ कमियों के कारण ये मंदिर जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं। इसलिए अब आवश्यकता बन पड़ी है कि इन मंदिरों का देखरेख और संरक्षण किया जाए। कहीं ऐसा न हो जाए कि पुरातत्व के मंदिर, पुरातन मंदिर कहीं न कहीं इतिहास का खुद हिस्सा बनकर रह जाए और बीता हुआ इतिहास बन जाए। जी हां, मामला दतिया जिले की नगर पालिका का है, जहां ऑडिट शाखा का अतिरिक्त प्रभार लिए हुए महिला अधिकारी यामिनी छत्तर द्वारा किया जा रहा है अपनी जिम्मेदारी का दुरुपयोग। यह मोहतरमा मैडम 15 से 20 दिन में तो विभाग में आती है, ठेकेदारों के बिलों को अनायास रोक देती है, जिससे ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है असर। साथ ही अपने कर्मचारियों से नहीं करते हैं सीधे मुंह बात। और तो और हद तो तब हो गई जब मीडिया का कैमरा पहुंचा तो मैडम के चेहरे पर नहीं दिखी कोई शिकस्त, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अपनी जिम्मेदारी को लेकर मोहतरमा मैडम ने नहीं दिया सकारात्मक जवाब, जो कहीं न कहीं इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत को बयां करती है। और इस वक्त कोरोना का समय, जहां जिला कलेक्टर द्वारा आदेश भी पारित कर दिया गया है, शासकीय अधिकारी कर्मचारी नहीं करेगा सीमा पार। सीमा पर तो छोड़ो, जिला पार से आती है यह मोहतरमा। इनका साफ साफ कहना है जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं आऊंगी, जो सीधा सीधा कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन है। यहाँ तक कि पत्रकार द्वारा नाम और पद पूछने पर भी मैडम ने नहीं दिया जवाब। क्या ऐसे ही करती है ये मोहतरमा जनसेवा? अब देखना होगा कि खबर दिखाने पर जिला प्रशासन एवं मोहतरमा का विभाग क्या कार्रवाई करता है। इन मोहतरमा की कार्यशैली को लेकर आखिर क्या कुछ कहा ठेकेदार एवं नगर पालिका CMO ने? देखिए दतिया से लोकेश मिश्रा की खास रिपोर्ट। क्योंकि ये लोकल फंड की ऑडिटर है, यहाँ पे पदस्थ हैं और ये चूँकि नगर प्रशासन विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हमारा इन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। लोकल फंड डिपार्टमेंट जो इनके ज्वाइंट डायरेक्टर ग्वालियर है, भोपाल हैं, उन्हीं के उसमें सुपरविजन में ये काम करती हैं। कुछ समस्या ठेकेदार द्वारा लिखित में माननीय कलेक्टर महोदय को उनको अवगत करा गया था और कलेक्टर महोदय द्वारा इनके वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि उसका जल्दी निराकरण कराएं। नाम भूपेंद्र कुमार है, नगर पालिका में ठेकेदारी करता हूँ। मेरी लगभग 3 फाइलें ऑडिट सेक्शन में पिछले 1 माह से पेंडिंग है और मैडम लगभग 15 से 20 दिन के अंतर से आती हैं और कभी कभी तो आती भी नहीं है और निर्धारित समय पर नहीं आती हैं। जब निर्धारित समय पर नहीं आती हैं और समय मतलब ज़्यादा दिनों से आती हैं तो काम का बोझ बढ़ जाता है। इस वजह से वो फाइलें नहीं कर पाती हैं। 1 बजे जैसे आई हैं तो अब शाम को 6-7 बजे तक बैठे नहीं, तो काम करेंगी, फाइल में आपत्ति लगाएंगी, 5 बजे के बाद लगाएंगी, तो वो आपत्ति निराकृत नहीं हो पाती है। ऐसे कई ठेकेदार परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ ही रामगन भाई साहब हैं, श्री पचौरी जी हैं, राकेश साहू जी हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो है परेशान हो रहे हैं। इनकी फाइलें पेंडिंग है जो है और अनावश्यक आपत्तियाँ लगाती हैं फाइल पर। आपके कितने का बिल लटका हुआ है सर? लगभग लगे होंगे 2-2.5 लाख रुपए के बिल लगे होंगे। यादव मेरा नाम है। क्या कार्य है आपका? यहाँ नगर पालिका में कई तरीके के काम चलते हैं। फेंसिंग का काम चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है इस टाइम। क्या परेशानी है आपको? ठेकेदारी का काम करते हैं आप? हाँ। क्या परेशानी? तो मैं पूछ ये नगर पालिका से सब फाइलें जाती हैं, फिर उसके बाद ऑडिट मैडम एक आती हैं तो वो शिवपुरी से आती हैं, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में आती हैं और फाइलें देखी 2-3 बजे आई, 7-8 बजे निकल जाती हैं। उस बीच 15 दिन में काफी फाइलें हो जाती हैं। 2-3 फाइलें की बकाया पे नोट लगा के चली गई। इसके लिए नोट लगा के चली जाती हैं कि हम लेट आते हैं और नोट लगाया चली गई। 15 दिन सुधरो फिर हम तुम्हारे करेंगे आके। और ऑफिस में जाते हैं, पूछते हैं मैम ये किस बात पे नोट लग गया, इंजीनियर लॉबी जो भी हमारे सहपाठी सब लोग अधिकारी लोग हैं तो उनसे उल्टा सीधा बोलती हैं।
क्या मतलब शाम को देख लेना फाइल पर जो कमी है हमने नोट लगा दिया। अभी 15 दिन में आई मैम, और आके फिर नोट लगा के चली जाएंगी फिर 15 दिन में। एक तानाशाही, हम लोग रोड पे आने वाले हैं इस पर और काम नहीं कर पा रहे मैम। क्या नाम है इनका ऑडिट की? यामिनी 70 जी है मैम। अच्छा, क्योंकि ठेकेदार से हमारी डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं है जी। जो भी है संबंधित सेक्शन वाला आके फाइल को देखे, कोई हमारी क्वेरी है वो कंप्लीट करे जी। बस इतना है। ठेकेदार आते हैं तो हमें परेशानी होती है, इसका छोटा चैम्बर है, हम कहाँ किसको बैठे। ठेकेदार को पहले आती है, ठेकेदार ये चाहते हैं कि देखे जाए तो हाल के हाल 5 मिनट में फाइल हो जाए जी। उनको बिल बनाने में कितना टाइम लगा? 15 दिन लगे होंगे जी। अब जाके तो ये बिल बन पाया है। अब वो चाहे कि हम आधे घंटे में उनको करके दे दे तो एक अकेला उनका काम थोड़ी है, और भी दूसरे काम सैलरी आती है, पेट्रोल डीजल के बिल आते हैं जी। तमाम तरह की चीजें आपने सब देखी है। नहीं ऐसा मेरी कोशिश ये रहती है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन आ जाऊँ और कोशिश मैं बराबर करती हूँ, और नहीं है तो फिर मैं एक दिन भी अगर आती हूँ तो मैं अपना टाइम पूरा देती हूँ। काम के लिए मैं वो नहीं करती कि मुझे काम नहीं चाहिए, काम मैं कर रही हूँ। मेरे काम से यदि कोई संतुष्ट है तो बिल्कुल शासन के पास अधिकार है, बताए वो। दिल्ली के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश जेपी ने प्रेस वार्ता की और कहा कि दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलना चिंताजनक है। हम सभी को दिल्ली के जनता को बचाने के लिए हमें तरह तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं और दिल्ली सरकार को चाहिए कि हमसे नगर निगम के हॉस्पिटल में 800 बेड ले और इस समय सभी को एक साथ चलना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। और हमने बालक राम हॉस्पिटल को 100 बेड का कोविड सेंटर बनाया है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने नहीं लिया है। उसे जल्द शुरू किया जाए, जो हमारी जरूरत है उसे पूरी की जाए। दिल्ली की जनता को जल्द से जल्द सही करने का प्रयास करनी चाहिए। हिंदू राव हॉस्पिटल में कोविड के लिए बेड रखा गया है और उसमें जो भी कमी है उसे दिल्ली सरकार जल्द पूरा करे। फिर दिल्ली सरकार से निवेदन है कि बालक राम अस्पताल को तुरंत परमिट किया जाए और जितने मैंने आपको स्कूल, कम्युनिटी सेंटर और अन्य पॉलीक्लिनिक की मैंने स्टाफ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से भेज रहा हूँ, उसमें जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए और दिल्ली की जनता को जल्द से जल्द राहत देने का प्रयास करना चाहिए। इस संकट की घड़ी में हम सब एक टीम वर्क में काम करेंगे और महापौर होने के नाते मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ कि हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ना पड़ के सिर्फ और सिर्फ काम की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कल आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक कहा गया था कि नगर निगम अपने बेड उपलब्ध नहीं करा रही। उसका मुझे बड़ा कष्ट है कि नगर निगम ने आगे बढ़ के बेड उपलब्ध कराना, अस्पताल बनाना, आइसोलेशन सेंटर बनाना, वो सारे के सारे काम जब हमने पहले से पहले और आगे से कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हम संपर्क में, चीफ सेक्रेटरी के हम संपर्क में, हमारे कमिश्नर लगातार वह संपर्क बनाए हुए, तो फिर ये ऊंची राजनीति क्यों? हमीरपुर जिले में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने गेहूं के खेत में आग लगा दी। गेहूं की फसल में आग जलती देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। खेतों की तरफ से आते विक्षिप्त युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और दमकल की टीम को सूचना दी। दमकल की टीम जब वहां पहुंची तब तक कई बीघा की खेत में बची पराली जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है बाबू। ये किसके यहाँ आग लगी है? ये आग शेरा पहलवान के यहाँ लगी है। इसके जस्ट बगल में हमारे में भी लग गई है और यहाँ अगल बगल पूरा करीब कई करोड़ों की फसल खड़ी हुई है। फायर ब्रिगेड वालों को आधा घंटे पहले फ़ोन किया था, कोई नहीं आया। 100 नंबर वाले को फ़ोन किया लेकिन वहाँ से अभी तक कोई नहीं आया। किसने आग लगाई है? ये आग एक कोई लड़का निकल गया, उसको वहाँ बैठा लिया, हमें सिद्धवा हो गए पकड़ के, लोग पकड़े बैठा लिया उसको, उसने आग लगाई है। किस टाइम लगी है आग? ये अभी एक घंटे पहले। अभी तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई? हाँ, पूरे क्षेत्र का आदमी यहाँ बुझाता रहा है, उसके बाद कोई नहीं आया यहाँ प्रशासन अभी तक। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।